गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज है 12 मार्च और 12 मार्च की जो टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है मैं सुबह सुबह आपके लिए लेके आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके पेपर के लिए बनी है उनको हम क्वेश्चन के फॉर्म में आज आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। नंबर 1 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम शुरू हुई है। वेयर डिड द एलमंड प्लांटिंग कैंपेन स्टार्ट? बादाम रोपण अभियान भारत में कहाँ शुरू हुआ? तो बेटा अगर हम बादाम की बात करते हैं, ठीक है, कच्चे बादाम की नहीं, नॉर्मल बादाम की बात करते हैं, तो बादाम की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में ड्राई फ्रूट के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेट है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, JNK। तो इसका बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे तो ये सिंपल सा एक अभियान था ताकि यहाँ के लोगों को प्रमोशन मिल सके, यहाँ पे चीज़ें अच्छी हो सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे सपोर्ट करने का एक शुरुआत कर दी है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली विच बैंक कंप्लीटेड इट 75 ईयर्स? ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। इस बैंक को आप हर कोई जानता है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बेटा अगर हम बात करते हैं तो उसने अभी रिसेंटली अपने 75 ईयर नेशनलाइज होने के बाद कंप्लीट कर लिए, ठीक है। वैसे तो SBI का जो असली नाम है बेटा क्या है? इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो वो 100 साल से भी पुरानी है। 1921 में बना हुआ ये बैंक था, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में इसका नाम बेटा क्या था? इंपीरियल बैंक, है ना। SBI की बेटा अगर हम बात करते हैं तो इसका स्टार्टिंग का नेम क्या था? इंपीरियल बैंक, है ना। इंपीरियल बैंक, है ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आज के टाइम में इसका नाम बदल के क्या हो गया? SBI। 1921 में बना था बेटा। जब ये बना था तो तब इसका अपना अलग इतिहास था, लेकिन बाद में 55 में ये रीनेम हो गया। और 55 से हमारे पास क्या चला रहा है? 1955 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। और अगर हम बात करते हैं तो पुराना नाम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। 1921 में बना था। रीनेम कब हुआ? 1955 में, सॉरी। और तब से इसका नाम क्या पड़ गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। और इसके जो पहले चेयरमैन थे तब जब ये फॉर्म हुआ, किस फॉर्म में? स्टेट बैंक ऑफ में। तो इसके पहले चेयरमैन थे जॉन मथाई, याद रखिएगा। और अभी हैं CS शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ठीक है। आप इनकी फोटो देख सकते हैं, CS शेट्टी जी की। और अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, है ना। और इसकी एक अपनी खुद की ऐप है जिसका नाम है योनो ऐप, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, योनो, यो यू ओनली नीड वन, है ना। इसका फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन, योनो। योनो ऐप को इन्होंने स्टार्ट किया है ना। तो SBI की इंपॉर्टेंट ऐप कौन सी बेटा? योनो। ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने, ठीक है। आप कोई भी पेपर दे रहे हो, ये सारे पेपरों में पूछा जाता है। आप एफकैट दे रहे हो या NDA दे रहे हो, CDS दे रहे हो, या कोई भी एग्जाम दे रहे हो बेटा, क्वेश्चन करंट के तो वैसे ही आएंगे जैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री री इंस्टेटमेंट एज अ मेंबर ऑफ OIC? अच्छा, OIC का फुल फॉर्म पता होना बहुत जरूरी है ना। OIC का है फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, है ना। जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और हाल फिलहाल में किस कंट्री को वापस उसका मेंबर बना दिया गया है? पहले थी लेकिन बाद में हट गई, फिर वापस मेंबर बन गई। तो इसका आंसर है बेटा सीरिया। सीरिया को इसका नया वापस मेंबर बना दिया गया है OIC के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बेटा। OIC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है। इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1969। हेडक्वार्टर इज इन जेद्दा, सऊदी अरेबिया। जेद्दा सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें टोटल मेंबर है 57। इसका मेन एम क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। और टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इन्वायरमेंट। बेसिकली ये एक पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो सिस्टम में पीस को जनरेट करने के लिए और एक प्रॉपर तरीके से सारे ह्यूमन राइट फॉलो हो उसको चलाने वाली एक संस्था है, ये बोल सकते हैं। और सीरिया हाल फिलहाल में वापस इसका मेंबर बन गया है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सीरिया की बात करते हैं। सीरिया का कैपिटल क्या है? सीरिया काफी न्यूज में है, ठीक है। सीरिया में बहुत बवाल मच चुका है लेकिन उसके बाद भी अभी न्यूज में, क्योंकि इसका कैपिटल है, याद रखिए कैपिटल क्या है? डेमेकस।
ठीक है, इसका जो करेंसी है सीरियन पाउंड है, और इसके प्रेसिडेंट है अहमद अल सहारा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। सीरिया को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एशिया का एक इम्पॉर्टेंट कंट्री में से एक है। सीरिया अपना बाउंड्री लेबनान के साथ, तुर्की के साथ, इराक के साथ शेयर करता है, और जॉर्डन के साथ भी। तो इस तरह से देखा जाए तो सीरिया अपना बाउंड्री चारों तरफ से अलग अलग कंट्री, मुस्लिम कंट्रीज से ही शेयर करता है। ठीक है, तो इसे याद रखिए, चाहे लेबनान हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे इराक हो, चाहे टर्की हो, ये सब आपके इसी तरह के नेशंस हैं। ठीक है, ये सब ओआईसी के मेंबर्स भी हैं। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छोटा सा करंट अफेयर है। हु बिकम द न्यू यूनिफाइड वेल्टर वेट चैंपियन, है ना, लॉरेन प्राइस, है ना, लॉरेन प्राइस बनी, ठीक है, नई वेल्टर वेट चैंपियन, याद रखिएगा ये है। ठीक, इनके पास बहुत सारे टाइटल्स हो चुके हैं, सबको लेके ये खड़ी हुई हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि कौन बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाउ लॉन्ग हैज द इलेक्शन कमीशन प्लेस टू टेक टू रिजॉल्व द इशू ऑफ डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबर। ठीक है, अगर आपके पास दो वोटर आईडी नंबर हैं तो इलेक्शन कमीशन ने इसको रिजॉल्व करने के लिए कितना टाइम मांगा है? 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 3 महीना। ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया में इलेक्शन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया में इलेक्शन कराने के लिए मेन होल एंड सोल बॉडी है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो 3 महीने तक का टाइम यहाँ पर मांगा गया है, इसे ध्यान रखिएगा, 3 मंथ्स। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन कब बना था बेटा? बना था 1950 में। ठीक है, इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं, नए नए अपॉइंट हुए, न्यूली अपॉइंट हुए, ज्ञानेश कुमार। हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? न्यू दिल्ली में। आर्टिकल कितना? 324। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है ना। और किस पार्ट के अंदर आता है? 15 पार्ट। तो कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 15। अगर हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन कराना, साथ ही साथ जो भी इलेक्शन से रिलेटेड काम है उन सबको करना, चाहे आपका वोटर आईडी बांटना हो या किसी पार्टी को इलेक्शन सिंबल देना हो। ये सारा का सारा काम बेटा किसका होता है? ये सारा काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। इन विच सिटी डिड द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल मीट विथ 16 फाइनेंस कमीशन टू असेस इंडियाज फाइनेंशियल लैंडस्केप? देखिए, दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक दूसरे से मिल रही हैं और दोनों ने मिलकर क्या किया है? एसेस द इंडियन फाइनेंशियल लैंडस्केप्स, जितने भी इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप है उनको असेसमेंट किया है। ठीक है, कैग की बेटा अगर हम बात करें तो कैग हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, सीएजी, और फाइनेंस कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कैग एक होता है और फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन एक होता है ना। इस वक्त फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन डिस्क्राइब है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 280। अगर हम बात करते हैं बेटा फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है आपके अरविंद पंगड़िया, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, अरविंद पंगड़िया जी से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और चीज़ों को बेटा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों की मीटिंग कहाँ हुई? भोपाल में। कहाँ हुई बेटा? भोपाल में। ठीक है, भोपाल, इसे ध्यान रखिएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल दोनों कहाँ मिले हैं? भोपाल में, सॉरी। ठीक है, कहाँ मिल गए बेटा? भोपाल में। दिस मीटिंग वाज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टू एड्रेस फिस्कल चेंजेस, चैलेंजेस एंड इंप्रूविंग फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एज वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट in India. The consultation focused on the range of fiscal issue, including state old tax revenue and off budget borrowing. देखिए, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ज़्यादातर जो आपका कैग का काम है और फाइनेंस कमीशन दोनों टैक्स से रिलेट करते हैं, है ना। फाइनेंस कमीशन क्या करता है बेटा? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर है ना। अरविंद पंगड़िया जी इस वक्त फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। और अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसका है? आपका फाइनेंस कमीशन का। जो भी टैक्स दिए जाते हैं, ठीक है, स्टेट को दिए गए या सेंटर को दिए गए, वो प्रॉपर तरीके से लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसको ऑडिट करता है कौन? कैग। ठीक है, कैग एक आदमी होता है जो इन सब चीज़ों को क्या करता है बेटा? ऑडिट करता है।
तो जल्दी से मुझे कमेंट में कैग का नाम बताइए, इंडिया के करंट कैग कौन है, इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग सब बताइए। ठीक है, तो कैग और फाइनेंस कमीशन ने मिलकर ये एक मीटिंग करी कि टैक्स को कैसे सही कर सकते हैं। कहाँ करी मीटिंग बेटा? भोपाल में, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग? कोलोसल A23A करेंटली स्टक। तो कोलोसल जो आपका दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है, बोल सकते हैं ना, तो कोलोसल A23A कहाँ पर स्टक किया? जॉर्जिया, अंटार्कटिका, आइसलैंड, ग्रीनलैंड। तो बेटा इसका आंसर है जॉर्जिया। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग आपको देख सकते हो, है ना, ये है ना, बहुत बड़ा है। और रिसेंटली अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर स्टक कर गया? ये कर गया जॉर्जिया आइलैंड, है ना, 70 किलोमीटर फ्रॉम जॉर्जिया आइलैंड, मतलब जॉर्जिया आइलैंड के पास। इट ब्रोक ऑफ फ्रॉम द फ्लिचनर आइस शेल्फ इन अंटार्कटिका एंड हैज बीन ड्रिफ्ट टुवर्ड द आइलैंड। और ये कहाँ से फ्लोट करता हुआ आ रहा है बेटा? अंटार्कटिका से, मतलब साउथ पोल से ये नॉर्थ पोल की तरफ ट्रेवल करता हुआ चला आ रहा है। The iceberg presence near the island could have ecological implications, and its melting and grounding up may release nutrition that could support marine life in the surrounding water. तो भाई इसके मेल्ट होने से सिस्टम में बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे मरीन एनिमल्स को और वाटर को, तो ये इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जॉर्जिया आइलैंड इज अ ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी विद द टेरेस्ट्रियल क्लेम फ्रॉम अर्जेंटीना एज वेल। और जॉर्जिया आइलैंड जो है ये आपका ब्रिटिश क्लेम एक टेरिटरी है, और वो वहां पे ये जाके क्या कर गया? स्टक कर गया है ना। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए साउथ जॉर्जिया के पास ये जाकर स्टक कर गया है यहाँ पर। ठीक, ये साउथ पोल से ड्रिफ्ट करता हुआ यहाँ पर साउथ अमेरिका के पास, ये साउथ जॉर्जिया में जाकर स्टक कर गया है ना। और ये देखिए ये यहाँ पर इस तरह से मूव करता हुआ, ये अलग अलग डेट में इसकी बताया गया है कि 23, 31, 14 फरवरी, 18 फरवरी, फिर आखिर में जाके यहाँ पर ये स्टक कर गया है, फंस गया है। तो ये कहाँ पे फंस गया है? साउथ जॉर्जिया। साउथ जॉर्जिया कहाँ पड़ता है बेटा? आपका अटलांटिक ओशन में। ठीक है, ये साउथ अमेरिका के अंदर आता है। ठीक है, बेसिकली इस पे क्लेम है किसका? ब्रिटिशर्स का। बट अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये अंटार्कटिका के सबसे करीब है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच स्टेट सीएम लॉन्च अ ज्वाइंट क्रेडिट कैंप अंडर द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान? तो मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया? तो भाई ये जो अभियान है इसको शुरू करने का श्रेय जाता है उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी को। ठीक है, तो यूपी इसका बेटा सही आंसर है। ठीक, यूपी याद रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं, यूपी पॉपुलेशन वाइज इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है बेटा? लखनऊ। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री बनाने वाला स्टेट भी कौन सा है? यूपी। यूपी आपका 8 स्टेट्स के साथ बाउंड्री बनाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, तो उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्च द ज्वाइंट क्रेडिट कैंप इन गोरखपुर एंड बस्ती टू सपोर्ट यूथ एंटरप्रेन्योरशिप अंडर द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ठीक है, तो ये स्कीम यूपी में गोरखपुर और बस्ती जिले में लॉन्च की गई है। स्कीम इनिशिएटेड इन 2025, है ना, January 20, aim to empower young entrepreneurs. It has already received 2.5 lakh application with 931 crore in loan approved by for 24,000 applications। मतलब फॉर्म्स कितने आए थे बेटा? 2.5 लाख फॉर्म आए थे और 931 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। और कितनी एप्लीकेशन अप्रूव की गई? 24,000 लोगों की एप्लीकेशन अप्रूव की गई है। एडिशनली 400 करोड़ हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10,500 एंटरप्रेन्योर्स
हेल्पिंग बूस्ट द स्टेट यूथ ड्रिवन एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव। तो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया ही जा रहा है। अब इंडिया के कई स्टेट वाइज भी इसको बढ़ावा देने की बात शुरू हो गई है। यूपी एक एग्रीकल्चर स्टेट है और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट छोटे मोटे व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए एक ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें जो पुराने स्टार्टअप है उनको भी बूस्ट करने की शुरुआत की जा रही है, और जो नए स्टार्टअप हैं उनके आइडियाज़ को समझना, क्या वो चल सकते हैं, उसके आधार पर उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है। तो ये स्कीम जो है ये युवाओं के लिए है, आज के यूथ के लिए, ताकि वो सेल्फ रिलायंस सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये स्कीम यूपी में शुरू हुई। चलिए, विच स्टेट लॉन्च द प्रोजेक्ट हिफाजत टू इंश्योर वुमेन सेफ्टी एंड डिग्निटी। तो भारत में किस राज्य ने प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत करी है? तो बताने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका पंजाब राज्य ने शुरू किया है ना। और महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट हिफाजत की लॉन्च किया? तो आंसर है बेटा दोनों का क्या? पंजाब। इसे ध्यान रखिएगा, पंजाब इन दोनों का आंसर है। ठीक, पंजाब के जो सीएम है उनका नाम तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब आपकी गवर्नमेंट चल रही है, आप सरकार की, आम आदमी पार्टी की। प्रोजेक्ट हिफाजत वॉज लॉन्च बाय द पंजाब गवर्नमेंट टू इंश्योर सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। द एम is to strengthen the response mechanism for victim of violence by offering 24/7 support through women's and child helpline। मतलब अगर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी तरह का वायलेंस महिलाओं के लिए होता है तो 24/7 की यहाँ पर सर्विस है, हेल्पलाइन है। ठीक है। द इनिशिएटिव सीक्स टू एलिमिनेट द फियर अमंग्स द women regarding reporting abuse and streamline coordination between police and agency involved इन असिस्टिंग विक्टिम्स। तो बेसिकली जो भी महिलाएं हैं उनको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर एजेंसीज और पुलिस के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन की बात चल रही है। तो ये भी एक स्कीम है जो कि काफ़ी बोल सकते हैं पंजाब सरकार की बहुत एम्बिशियस स्कीम है, इसे ध्यान रखिएगा। पंजाब में काफ़ी ज़्यादा बवाल भी ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और लास्ट बस धमाकेदार क्वेश्चन है आज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएमडीसी। तो मिनरल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की बहुत बड़ी मिनरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके नए चेयरमैन कौन बने? तो आप देख ही सकते हैं कितने खुश हैं चेयरमैन बनने के बाद। तो इनका नाम क्या बेटा? इनका नाम है अमिताभ मुखर्जी। ठीक है, अमिताभ मुखर्जी, अमिताभ मुखर्जी। तो याद रखिएगा, अमिताभ मुखर्जी बने क्या? आपके नए चेयरमैन एनएमडीसी के। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, 6 मार्च को ये अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, इससे पहले ये एडिशनल सीएमडी थे, और 2028 तक ये चेयरमैन रहेंगे। एनएमडीसी इज एन इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फोकस ऑन मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड इन हैदराबाद। एनएमडीसी एक इंडिया की पीएसयू सेक्टर है जो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने में सारा काम करती है, और इसका हेडक्वार्टर बेटा मेनली कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। तो एनएमडीसी का फुल फॉर्म नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये इंडिया के जितने भी मिनरल्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करके उनको प्रोसेस करने में काम करती है। आयरन हो, जिप्सम हो, मैग्नेसाइट हो, डायमंड हो, टिन हो, टंगस्टन हो, ग्रेफाइट हो, कोल हो, इन सब का मेन ऑर्गेनाइजेशन यही है। ठीक है, कब बना था? 1958 में। हेडक्वार्टर बेटा तेलंगाना हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, इसे ध्यान रखिएगा, एनएमडीसी। ठीक है, तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, एक बड़ा पीएसयू है, एक बड़ा लेवल का ये कंपनी है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके नए जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन बने हैं अमिताभ मुखर्जी, इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।